नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। अब भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता कौन है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिंपल मतलब माने तो हेड होता है किसका? किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के। फॉर एग्जांपल स्टेट में भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी और वैसे ही सेंट्रल लेवल पर होगी लेजिस्लेटिव बॉडी। स्टेट में हो सकता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो या फिर यूनिकैमरल हो, मतलब एक बॉडी हो सकती है जैसे, या फिर डबल बॉडी हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है। और यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर क्या होता है कि लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लोकसभा के हेड कौन होते हैं? हेड मतलब एक तरीके से हेड, उनका वो होते हैं स्पीकर। स्पीकर कौन होता है? जिनको चुना जाता है। किस में चुनते हैं? एमंग्स द मेंबर, जो भी मेंबर होते हैं उसमें से स्पीकर को चुना जाता है। और वैसे ही राज्यसभा होता है। राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, लेकिन चेयरमैन को चुना नहीं जाता। जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है वही चेयरमैन बन जाता है। तो क्या कहा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो है, क्या चेयरमैन है किसके? राज्यसभा के। आ गया समझ में? तो भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते ही क्यों है, रखा ही क्यों जाता है? ये इसलिए होता है कि भाई गार्जियन होते हैं किसके? लेजिस्लेटिव इंटीग्रिटी के। दूसरी चीज क्या इंश्योर करते हैं कि भाई फेयरनेस उस हर चीज में, रूल्स अच्छे से फॉलो हो जाए, है ना। और एग्जीक्यूटिव जो है उसको अकाउंटेबल हेल्ड किया जाए। बाकी सब कोई जो ऑपोजिशन है वो अच्छे से सवाल जवाब कर सके किससे? जो मेजोरिटी पार्टी है। ठीक। अब क्या देखा गया कि भाई 17th लोकसभा में ना, ये जो होता है ना, ये सब फैक्ट्स है, आराम से लिख सकते हो कि 17th लोकसभा में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं था। जैसे स्पीकर होते हैं ना वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। और राज्यसभा में क्या होता है कि भाई चेयरमैन होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, उसके बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन आ जाते हैं दोनों ही मतलब बॉडीज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब रेशनल देख लेते हैं कि भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुने ही क्यों जाते हैं, इसके पीछे ये इंपॉर्टेंट है तो है क्यों, सिग्निफिकेंस क्या है इसके पीछे का? पहले तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, क्योंकि आर्टिकल 93 लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताता है और आर्टिकल 89 राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में बताता है। तो ये दोनों आर्टिकल बोले तो इसे क्या करना है, बेयर एक्ट से पढ़ना है। अब इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी देख लेते हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, वो क्या करना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर बायस ना हो। सिर्फ थ्योरी के लिए है ये, ठीक है, असल में अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इम्पार्शियल रहे, किसी भी चीज़ की ओर बायस ना हो। फिर है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के होनी चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव को ना कहते हैं कि भाई तुम जो जो कर रहे हो वो सारी चीज़ें आओ और लेजिस्लेचर के सामने बताओ, और जिससे क्या इंश्योर होता है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। ठीक है। इट फैसिलिटेट्स एग्जीक्यूटिव स्क्रूटनी थ्रू स्ट्रक्चर्ड डेलिब्रेशन। बढ़िया सी लाइन है, लिख देना आंसर में। फिर आ जाओ की आर्टिकल्स और लीगल बैकिंग, मतलब कि कौन कौन से आर्टिकल हैं या फिर कौन कौन से लॉज हैं जो इसको एक बैकिंग देते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम स्पीकर बनेंगे या फिर चेयरमैन बनेंगे तो इनके पास पावर्स आएंगी कहाँ से? आर्टिकल 93 से आ जाएगी। देखो, इलेक्शन किसका? स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 100 सब क्लॉज 1 कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, मतलब जो स्पीकर होंगे उनको फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने का अलाउड नहीं है, उनको सेकंड इंस्टेंस में। सेकंड इंस्टेंस मतलब कि भाई कि जब भी कोई वोट होगा, ठीक है, अगर टाई हो गया है तो दूसरी बारी में कौन करेंगे? इससे टाई ब्रेकर को रोकने हटाने के लिए, मतलब कोई एक पार्टी जीत जाए या दूसरी पार्टी हार जाए, ठीक है, पार्टी मतलब वोट की, किसी ने यस बोला हो किसी ने नो बोला होगा, और स्पीकर के हाथ में कि एक और नो देकर नो वालों को जिता दे या फिर यस देकर यस वालों को जिता दे। ठीक। वैसे ही आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 है, स्पीकर सर्टिफाई करते हैं मनी बिल को, ये तो प्रीलिम्स में ही पढ़ा होगा। आर्टिकल 122 कोर्ट्स बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट्स को ना बार कर दिया गया है कि जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन एज एन देखा जाए तो कोर्ट्स बार है किस लिए? लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स क्या क्या होंगी, अगर अनरीजनेबल चीज़ें हो रही हैं या आउट ऑफ द ब्लू ही चीज़ें हो जा रही हैं, आउट ऑफ या फिर आर्बिट्रेरी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। फिर क्या आता है? जजेस इंक्वायरी एक्ट आता है 1968 का। क्या करता है? स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंक्वायरी कमिटीज। एमपी सैलरीज एक्ट आ जाता है, स्पीकर कंफर्म करते हैं रूल्स मेड अंडर इट। ठीक है। फिर है फंक्शंस किसके? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। अब भाई आपने कोई पोस्ट बनाई तो उससे कुछ काम काज तो होंगे, ऐसी थोड़ी है खाली थोड़ी बैठेगा, तो कुछ जो जो काम है वो अपन पढ़ लेते हैं, वैसे तो पता ही होंगे। और ये सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के काम है। ऑल प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन। और यही चीज़ें आप स्टेट में भी लागू कर सकते हो, यही सेम चीज़ें रहती हैं। पहला हाउस की फंक्शनिंग देखते हैं कि भाई कब हाउस बिगिन, मतलब एडजर्न करते हैं सिटिंग्स को, कोरम को इंश्योर करते हैं, या बिगिन जब होता है हाउस प्रोसीडिंग, उन सब चीज़ों को देखते हैं, कैसे बिगिन होगी, किस टाइम पे होगी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। प्रोसीजरल कंट्रोल रहता है, मतलब कि भाई कट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि इन सबको ना ये मतलब कि इन सबको लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। स्पीकर के सामने पेश होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, तो स्पीकर बताते हैं कि भाई ठीक है ले आओ,
या फिर स्पीकर कह देंगे कि नहीं नहीं ला सकते अभी, ठीक है। ऐसे ही कट मोशन होता है, ऐसे ही अलग अलग तरीके के मोशंस होते हैं, फिर पिटीशन जो भी चीज़ें होती हैं। फिर है स्पीच रेगुलेशन, कि भाई ये डिसाइड करते हैं कि भाई किसको कितना समय मिलेगा बोलने के लिए। ऐसा नहीं एक ही को बोलने दिया पूरे सेशन में ही, ठीक है, कि भाई आज मतलब एक दिन के अंदर सब एक ही आदमी बोले जा रहे हैं या एक ही पार्टी के लोग बोले जा रहे हैं। सबको टाइम एलोकेट करेंगे अकॉर्डिंगली, और वो रीजनेबल होगा कि भाई ठीक है तुम्हें भी इतना मिला, तुम्हें भी इतना मिला, आप लोग अपने हिसाब से बोल लो। आइडेंटिफाई करते हैं मेंबर्स को, एक्सपंज करते हैं डिसऑर्डरली रिमार्क, कि मतलब भाई तो आप लोग, आप जो लेजिस्लेटर्स हैं ना, उनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो भी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी भी चीज़ें ना बोल जाए ना कि भाई एकदम ही गलत हो, जो कि समाजीय तौर पे भी गलत है वो सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। फिर है एग्जीक्यूटिव स्क्रूटनी, कंट्रोल करते हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, मोशन जो आएगा, डिबेट जो होंगी, इन सब चीज़ों को भी वो कंट्रोल ही करते हैं। क्वाज़ी जुडिशियल उनके पास पावर होती है, जैसे एंटी डिफेक्शन रूलिंग, प्राइमा फेसी कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मतलब एंटी डिफेक्शन में भी कौन देता है, डिस्क्वालीफाई होगा नहीं होगा, एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, जस्टिस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई इसने गलत किया है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दो, नहीं किया है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। या फिर बताते हैं कि भाई कंटेम्प्ट या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसी होता है। फिर आते हैं इंटरप्रिटेशन एंड प्रेसिडेंट, इस चीज़ की पावर है कि स्पीकर के पास इतनी पावर है कि उस हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, या फिर चेयरमैन के पास वो पावर है राज्यसभा के अंदर, कि जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, नोटिस हैं या कुछ भी है, ठीक है, उसको कौन अंदर बताएगा कि ये चीज़ें हैं, उसको कौन इंटरप्रेट करेगा, स्पीकर करेंगे या फिर कहीं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेंगे। फिर है हाउस की स्टेटमेंट, ही और शी अनाउंसेस की नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, समझ गए। फिर है लोकसभा के स्पीकर की कुछ स्पेशल पावर्स देख लेते हैं। क्या करते हैं भाई, सर्टिफाई करते हैं मनी बिल को, और क्या करते हैं, प्रिजाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में भाई अब ये सोचना कि भाई लोकसभा के स्पीकर को ही क्यों पावर दी गई है जॉइंट सिटिंग जो होता है पार्लियामेंट की, उसके ऊपर प्रिजाइड करने की। मैं बताता हूँ क्यों दी गई है। क्योंकि देखो चेयरमैन जो है ना, वो कौन है, प्रेसिडेंट साहब है। तो प्रेसिडेंट क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, वो उन एमपीज के बीच से नहीं चुने गए हैं, उन एमपीज के बीच से चुना हुआ बंदा चाहिए जो कि है स्पीकर, तो इसीलिए वो हेड करते हैं। फिर ऐसे हो जाता है कि एक्स ऑफिशियो हेड रहते हैं किसके, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के रहते हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, इसके भी ये एक्स ऑफिशियो हेड हो जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो हेड है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे, ठीक है, वैसे ही जो स्पीकर है वो एक्स ऑफिशियो हेड हो जाते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज के। एक्स ऑफिशियो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो मतलब कि आपने कोई एक पोस्ट होल्ड करी, उसकी वजह से दूसरी पोस्ट भी आपको मिल गई, ये होता है एक्स ऑफिशियो। कंट्रोल्स ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी, एग्जाम्पल पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, क्योंकि स्पीकर ही इन सब के जितने भी हेड होते हैं ना, उनको मतलब एक तरीके से चुनते हैं, मतलब इलेक्शन तो हो जाए उसको कहते हैं कि भाई ठीक है अपॉइंट कर दिया आपको हमने, ठीक। ऐसे डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। डेप्यूटी स्पीकर का काम तब आता है जब एब्सेंट होते हैं स्पीकर साहब, तब उनको कहा जाता है कि भाई आप प्रिजाइड कर दो। ही हेड्स बजट कमेटी एंड प्राइवेट मेंबर बिल्स कमेटी, इंश्योर करते हैं कि भाई लेजिस्लेटिव बिजनेस में ना कहीं पर भी ऐसा क्या बोलते हैं उसे, मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, ठीक है, कुछ ऐसा, अरे यार एक शब्द था वो भूल रहा हूँ, ठीक है। फिर कि कोई डेडलाइन ना हो अपॉइंटमेंट में, ये सारी चीज़ें देखते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स इट टू बी डन एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि इनके जो अपॉइंटमेंट है ना, इनका जो अपॉइंटमेंट है डेप्यूटी स्पीकर साहब का, तो उसमें संविधान में क्या लिखा है कि इनको एज सून एज पॉसिबल चुनना है, टाइम लिमिट नहीं है कोई। अब टाइम लिमिट नहीं है तो क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं, जो रूलिंग पार्टी है, वो इन सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं। इसीलिए 17th लोकसभा में हमने देखा कि डेप्यूटी स्पीकर को चुना ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा था एज सून एज पॉसिबल। अब भाई पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना हर चीज़ एज सून एज। फिर है राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में, वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनका भी लिखा हुआ है। ये तो नॉर्मल है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के हेड चेयर करते हैं, रूल्स कमेटी को चेयर करते हैं, या फिर जनरल पर्पस कमेटी को, ऐसी नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को, किसमें BHU यानी ये सारी चीज़, ये तो ऐसी ही है, पढ़ लेना। लेकिन अब कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस मतलब कई बार होता है कि जो स्पीकर मैक्सिमम टाइम, मतलब हमेशा यही होता है, जो स्पीकर होते हैं ना वो रूलिंग पार्टी से होते हैं, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन हाँ कन्वेंशन चला आ रहा है। और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी से होते हैं। ऑपोजिशन पार्टी से हैं, ये रूलिंग पार्टी से हैं। तो देखो डेप्यूटी स्पीकर को तो चुना ही नहीं गया था, तो अब क्या हो सकता है कि स्पीकर जो है ना, मतलब थोड़ी बायस हो जाए, इसको कहते हैं पार्टीसनशिप। नॉन पार्टीसनशिप मतलब कि नॉन बायसनेस, आप किसी भी चीज़ के लिए बायस नहीं हो रहे हो। दूसरा एंटी डिफेक्शन डिलेज, ये जो है हमारे स्पीकर साहब है ना,
इनके ऊपर इनके जब ये डिसाइड कर रहे होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन किसके बेसिस पे, एंटी डिफेक्शन के बेसिस पे, तो इनके पास ना कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनकी मर्जी है कि कितने भी समय में कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में बोल दिया था कि भाई रीजनेबल टाइम होना चाहिए, 3 महीने के अंदर डिसाइड करो, 2 महीने के अंदर डिसाइड करो, ये थोड़ी है कि आप लटका के रखोगे। और मनी बिल का मिसयूज़ करना, जैसे आधार एक्ट को सर्टिफाई कर दिया था एज अ मनी बिल टू बाईपास राज्यसभा। आधार एक्ट में ऐसा कुछ था नहीं मनी बिल से रिलेटेड, लेकिन हाँ आधार एक्ट को सर्टिफाई कर दिया, भाई मनी बिल है, ये लो जाओ। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है, स्पीकर डिसीजन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट जुडिशियल रिव्यूज, बताया भी था कि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकते, नहीं कर सकती है, जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है इनके डिसीजंस को, क्योंकि देखा ही है अपन ने कि बार है जुडिशरी को इस चीज़ में इंटरफेयर करना, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का हनन होने लगता है भारत में। भले स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जुडिशियल रिव्यू या फिर और भी चीज़ों की वजह से, लेकिन हाँ सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही है ना, हर चीज़ में आप नहीं घुस सकते ना। ऐसी डिसरप्शन एंड डेकोरम, राइजिंग इन डिसिप्लिन नॉट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड। अब कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं, जैसे NS रेड्डी 1969 की है, ये रिजाइन फ्रॉम पार्टी बिफोर बिकमिंग स्पीकर। देखो बढ़िया चीज़ करी इन्होंने कि भाई स्पीकर बनने से पहले इन्होंने रिज़ाइन ही कर दिया, लेकिन अब बाकी लोग क्या करते हैं भाई, रिज़ाइन नहीं करते हैं, वो उसी पार्टी के बने रहते हैं। यही सोमनाथ चैटर्जी थे, उन्होंने डिफाई कर दिया पार्टी की विप का, मेंटेन न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग न्यूक्लियर डील। ऐसे ही बाकी आप भी ये बाकी देख लेना, हामिद अंसारी साहब का भी है राज्यसभा 2013 में, इम्पोज 0 आवर रेस्ट्रिक्शन, इम्प्रूव डेकोरम। ये सब चीज़ें आंसर में डालने से ना क्या होता है कि भाई अपने आंसर की ना वैल्यू इंगेजमेंट दिखती है, मतलब अपना आंसर अलग दिखता है बाकियों से, क्योंकि सब लोग स्पीकर के बारे में लिखा है कि भाई पावर ये है, ये चीज़ें, आपने केस स्टडी भी डाल दी, कुछ एग्जाम्पल डाल दिए और कुछ आर्टिकल डाल दिए, तो इससे ऑथेंटिक हो गया। जहाँ 5 नंबर मिलने वाले थे वहाँ आपको 7 मिल जाएगा, 7.5 मिल जाएगा, यही आधा नंबर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं, 4 कंट्रीज़ की देखते हैं, क्योंकि याद तो रहने वाला नहीं है, 2 ही कंट्री याद रह जाती है, यूके कनाडा याद रह जाएगा या से ज़्यादा, न्यूजीलैंड वगैरह ज़्यादातर मेरे को नहीं लगता किसी को जल्दी याद होता हो। तो यूके वाला है क्योंकि सुनते रहते हैं, तो उसमें क्या है, स्पीकर रिजाइंस फ्रॉम पार्टी एंड कंटेस्ट री इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट। मतलब कि भाई अगर स्पीकर चुना जाना है तो क्या करता है कि ना पार्टी से ही रिज़ाइन कर देता है, जो भी, फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैं ब्रिटेन में हूँ, ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे को स्पीकर की पोस्ट के लिए खड़ा होना है, तो मैं क्या करूँगा कि अपनी जो पार्टी है ना उससे रिज़ाइन कर दूंगा और एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर खड़ा हो जाऊँगा, ठीक है। ऐसे ही कनाडा में कि भाई डेप्यूटी स्पीकर रोटेट होते हैं अमंग पार्टीज, इस पार्टी के कभी बनेगी डेप्यूटी स्पीकर, दूसरी पार्टी के बन सकते हैं, तीसरी पार्टी के बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादातर रहता है कि अपोजिशन पार्टी से बनेगी। ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि स्पीकर रूलिंग ओपन फॉर डिस्कशन, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। अब क्या है कि स्पीकर रूलिंग जो होती है ना, स्पीकर ने जो बातें बोली या कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट किया, किसी रूल को या जो भी चीज़ें कही स्पीकर साहब ने, तो वो ना ओपन है डिस्कशन के लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर आप ओपनली ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते उनकी सब चीज़ों को। ओपनली मतलब बाहर समाज में तो कर सकते हो, कितने लोगों को पकड़ी पुलिस, लेकिन वैसे डिस्कस नहीं किया जा सकता है कि भाई इन्होंने सही किया या नहीं किया, ऐसी चीज़ों पर जुडिशरी तो नहीं कर सकती है। फिर है न्यूजीलैंड, रिटन कोड ऑफ कंडक्ट है। फिर सॉल्यूशन, अब देखो गलतियाँ जो ऊपर हुई उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, रिफॉर्म देख लेते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कर दो स्पीकर का, रिजाइन करें पार्टीज की पोस्ट से, यूके मॉडल अपना लो, फिर टाइम बाउंड हो एंटी डिफेक्शन रूलिंग। हमेशा वे फॉरवर्ड या फिर सॉल्यूशन में यही चीज़ें लिखनी है, जो ऊपर गलतियाँ हो रही थी, जो ऊपर दिक्कतें दे रही थी, हमें क्या करना है उसको सुधारना है। सुधारने के लिए क्या करना है भाई, डिपेंडेंट थे वो लोग पार्टी पे, तो क्या कर दो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कर दो स्पीकर का। भाई रिजाइन नहीं कर रहे थे पार्टी से, रिजाइन करवा दो इनको, बोलो कि यूके मॉडल अडॉप्ट कर लो। एंटी डिफेक्शन के अंदर कोई टाइम नहीं है तो भाई टाइम बाउंड कर दो उसको, जैसे कि कहा गया था, कौन से केस में कहा गया था, केशम मार्गचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर 2020, ये वाले केस में कहा गया था। फिर है जुडिशियल ट्रिब्यून फॉर डिफेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था। रोटेशन ऑफ चेयरिंग ड्यूटीज, समझ आ रहा है, PSC ऑन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट 2022 का है ये। स्ट्रॉन्गर डेप्यूटी स्पीकर रोल, मतलब डेप्यूटी स्पीकर को आप चुन ही नहीं रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, उससे ज़्यादा तो आप ये कर दो कि भाई डेप्यूटी स्पीकर को भी, भले स्पीकर इतना नहीं लेकिन हाँ एट पार उनके भी, आप इन्हें भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। जैसे क्या कर दो, मैंडेट कर दो अपॉइंटमेंट विद इन 60 डेज, कोडिफिकेशन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। किसने कहा था, लोकसभा प्रिविलेज कमेटी ने कहा था 2008 में। अब देख लेते हैं अपने पास क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया पूरा हमारा जो इससे रिलेटेड है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सारा कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, कंक्लूजन देख लेना है। कंक्लूजन में जो चीज़ें लिखी हैं उसको आप यहाँ से देख लो। अब क्या करना, जो भी आप उठाओगे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक पेपर, और उसमें ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, लिखा ही होगा, ज़रूर आया होगा एक आधा बारी, ठीक है। अब जब देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा कि भाई इस कंटेंट को वहाँ पे ढालना कैसे है, ढालोगे कैसे जब सोचोगे, तो उससे क्या होगा, थिंक लाइक UPSC, ठीक है। चलो बाय।